नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फ़ोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम देश की जासूसी से जुड़े कानूनी प्रावधान पर जानकारी देंगे। ये तो थी बुनियादी जानकारी। जासूसी से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी जुड़े हैं। परमानंद पांडे जी को आप फ़ोन करके इस विषय पर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-612-7937 और 0120-612-7938। और परमानंद पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है परमानंद जी आपका इस शो में। और शुरुआत में सबसे अहम और प्रारंभिक सवाल यही है कि आखिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए कुणाल जी, आपके बाकी सवालों पर जाने से पहले मैं जरूरी समझता हूं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में जान लिया जाए जी। और इसके पीछे बनाने का कारण क्या है। वास्तव में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ये स्वतंत्र भारत की देन नहीं, ये अंग्रेजों के जमाने में ये बनाया गया। आपको मैं छोटी सी बात बता दूं कि 1878 में पहले एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। उसमें क्या हुआ था कि थोड़े दिन के लिए सौभाग्य मुझे था कि उस अखबार में मैं काम भी कर चुका हूँ। कलकत्ता का अखबार था वो अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका पहले बंगला में निकलता था। 1878 के बाद रातों रात उस अखबार को अंग्रेजी में बदल दिया गया। कारण उसका क्या था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में यह था कि जो भी चीज अखबार में छपेगी, वर्नाकुलर प्रेस माने हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो उसको पहले जांच कराना पड़ेगा और अंग्रेजी में निकाला जाएगा तो उसको जांच से नहीं कराना पड़ेगा। उस अखबार ने रातों रात अपने को बदल दिया और कहा कि हम आज के बाद नहीं, कल से हम अंग्रेजी में ही निकालने लगेंगे उस अखबार को। तो 1878 के बाद वो अखबार आया, अखबार अंग्रेजी में छपने लगा। फिर क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन जब बने तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर 1905 में 1891 में 99 में और 91 और फिर 1905 तीन बार जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को चेंज किया गया। और कर्जन टू देखिए एक महत्वपूर्ण किताब है। दुर्गादास पत्रकार थे, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे, स्टेट्समैन के भी एडिटर थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। उस किताब में पूरी तरह से उल्लेख किया गया है कि किस तरह से ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लाया गया। उसमें यह था कि अंग्रेजों ने इस कानून को इसलिए आपके सामने पेश किया क्योंकि उनको कुचलना था। किसको? जो लोग भी बगावत करेंगे, जो लोग भी कोई जानकारी लोग किसी आदमी को देंगे, उसके लिए उनको कहा गया था कि इनको इतना कुचल दो कि ये कभी सिर न उठा सके। तो 1905 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को चेंज किया गया। लेकिन सबसे बाद का चेंज जो है 1923 में आया। 1923 का एक्ट जो आज भी हमारे सामने चल रहा है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, माने उस एक्ट के तहत कोई भी ऐसी जानकारी जो कि आप विदेशी या ऐसे दुश्मन को देते हैं जिससे सरकार का नुकसान होने वाला है, तो वह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दायरे में आता है। हालांकि इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो आजकल हास्यास्पद हो गई। जैसे आप किसी पुल का फोटो नहीं ले सकते। पुल का फोटो क्यों से नहीं ले सकते? वो कहते हैं कि इसमें प्रतिबंधित है कि आप पुल का फोटो नहीं ले सकते। आप जब बताइए कि हवाई जहाज चल रहा है, ड्रोन से तमाम दुनिया भर के फोटो कहीं से भी ले सकते हैं आप, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में किसी पुल, किसी ब्रिज का फोटो लेने से मनाही क्यों है? सर ऐसी कई चीजें हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि आप ऐसी किसी भी सूचना को इकट्ठा करके और किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं जिससे सरकारी काम काज में कोई बाधा उत्पन्न होती हो। यही इसका उद्देश्य है और यही एक्ट 1923 में बना और जो आज चालू है। ठीक है सर, आपने बहुत विस्तार से इसके बारे में तो बता दिया। अब इसके बाद यह भी सवाल आता है कि एक्ट में
जो वर्जित स्थान है उसकी क्या परिभाषा दी गई है और कौन से ऐसे स्थल हैं जो वर्जित हैं? जी जी कुणाल जी, ये आपने ठीक ही तो कहा ना। जैसे अभी हमने पुल के बारे में बताया था, हाँ। वास्तविकता यह है कि कोई भी ऐसी चीज जानकारी, जैसे आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कुछ जानकारी आपको मिल जाती है और उस जानकारी को अगर वो विदेशी के हाथ में या हमारे दुश्मन के हाथ में लग जाती है तो उससे देश का नुकसान होने को स्थिति आ जाती है। इसी नाते उसको कहते हैं कि नहीं, वो उस चीज को छिपा के रखिए, इसके बारे में आप नहीं बता सकते हैं। आप देख लीजिए, जैसे राफेल का मामला आया था, उसमें कहा गया था राफेल के बारे में हम आपको जानकारी इसलिए नहीं दे सकते हैं, तो आपको अगर जानकारी मिल जाएगी तो विदेश में इस चीज को प्रचारित हो कर देना पड़ेगा और जिसके कारण हमारी सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ये इसके नाते का। और भी कई चीजें ऐसी हुई, जैसे आपने पाकिस्तानी हाई कमीशन में महिला इस्लामाबाद में थी तो मोहिनी गुप्ता, जो अभी उसका निधन हो गया थोड़े दिन पहले, वो क्या हुआ कि वो उसको किसी वहाँ के किसी सेना के अधिकारी से उसका प्यार हो गया और प्यार हो जाने के कारण कुछ ऐसे ही भारत से सरकार से सूचनाएं जाती थी, ईमेल जाते थे और उस ईमेल को वहां पर वो पास ऑन कर देती थी। उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने के बाद ये स्थिति आ जाती थी कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ रही थी। इस नाते उसको वहां से हटा दिया गया, अब तो नौकरी से भी निकाल दिया गया उसको, और अभी सुना है कुछ दिन पहले उसका निधन भी हो गया है। तो ये स्थिति है, एक जगह नहीं कई जगह ऐसे ही कहा जाता है कि वो कौन सी जो ऐसी सूचनाएं जो भारत से बाहर जाने पर या देश से बाहर जाने पर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में लग जाए जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ जाए, इसी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दायरे में रखा गया है। ठीक है सर, तो ये अभी सवाल उभर कर आता है कि तो सरकार की जासूसी क्या होती है? ये बात आपने ठीक कही कि सरकार की जासूसी क्या होती है। सरकार हमारे देश में आप देख लीजिए या किसी भी देश में आप क्या हुआ कि वो सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, 5 साल के लिए चुनी गई है सरकार है, या 10 साल हो गया, 15 साल के लिए, या सरकार तो कंटिन्यूअस होती है ना। हम तो कोई व्यक्ति चुना जाता है, लेकिन सरकार जो है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए सरकार एक कंटिन्यूअस चीज है। तो आप कोई ऐसी सूचना नहीं दे सकते हैं सरकारी दस्तावेज से जो सूचना अगर कहीं किसी दूसरे को मिल गई तो उसको लिए उसके कारण देश को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसी इसी को सरकारी दस्तावेज कहते हैं, सरकारी सूचना इसी को कहते हैं। जो ये गवर्नमेंट स्पेनियज जो है, ये स्पेनिश के मानने कि आप ऐसी चीज पर स्पाई नहीं कर सकते हैं जो सूचना मिलने के बाद कहीं कहीं आप दे दे। जैसे मान लीजिए कोई आप आणविक संस्थान में काम चल रहा है, कोई आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट की तरह से वहां काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें आपने उठाई वहां पर, साइंटिस्ट के नाते आपको उसकी जानकारी है और आपने उठा करके वो जानकारी किसी ऐसे देश को दे दिया जो हमारे खिलाफ उसका उपयोग कर सकता है। तो ये सरकारी दस्तावेज जो है, सरकारी सूचना हुई, सरकारी खुफियागिरी हुई। इस खुफियागिरी को आपको रोकना पड़ेगा। ये चीजें को साफ साफ, ये एक ही नहीं, ये तो आणविक संस्थान का, जैसे मिलिट्री का, मान लीजिए मिलिट्री का कैंट एरिया है, कैंट एरिया में कहाँ कौन आयुध रखा गया है, कौन हथियार कहाँ रखा गया है, अगर इसकी सूचना आपको है सैन्य अधिकारी के रूप में और ये सूचना कहीं किसी तरह से दूसरे देश के आदमी को पहुंच जाती है तो वो हमारे लिए खतरनाक होगी। इसी को कहते हैं कि सरकारी सूचना यानी सरकारी खुफियागिरी, इसी को कहते हैं। ओके, तो सर इसकी सजा क्या होती है? वास्तव में सर आपको बता दूं कि सजा इसकी बहुत सख्त होती है, 14 साल की सजा होती है। 14 साल तक की सजा होती है अगर कोई खतरनाक, मान लीजिए बात कही गई है, हमारा आणविक संस्थान में काम कर रहा है कोई ऐसी घटना हो रही है, या मान लीजिए जैसे जम्मू कश्मीर में हमला हुआ और उस हमले में तो कोई ऐसा नहीं, वो पाकिस्तान से जो कह रहे हैं कि हमला हुआ है, तो हमला तो ऐसे रातों रात नहीं हो गया कि उठा करके और हमला कर दिया, क्योंकि बीएसएफ लगी है और भी पुलिस लगी हुई है और वो वहां पर आने के लिए उनको कहीं न कहीं पता लगाना पड़ा होगा, तो उसको कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन की गई होगी ना, तो इसके कारण वो वहां पर हमला हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए सजा की है, अगर मिलिट्री का आदमी है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो ये है उसका कोर्ट मार्शल होगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा
और कोई नागरिक अगर करता है तो 14 साल तक की सजा होती है, और कई बार अपराध मान लीजिए कम होते हैं तो उसकी 3 साल की सजा होती है, और 3 साल के बाद या कुछ फाइन भी लगा करके उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अधिकतम सजा इसमें 14 साल की होती है, जो व्यक्ति महत्वपूर्ण सूचना को आपके सामने किसी को दे देता है। सर, फिर यह भी बात है कि विदेशी जासूसी एजेंट से भारतीय व्यक्ति के संपर्क कब वर्जित होते हैं? विदेशी भारतीय से, जैसे आप दूतावास में काम कर रहे हैं, हाँ। या कोई विदेशी, हर दूतावास में एजेंट होते हैं, आपको बता दें। ये एक ऐसा यूनिवर्सल चीज है, कोई एक चीज नहीं है। आप किसी भी दूतावास में जाएंगे उसमें कोई न कोई खुफिया होता ही है जो काम करता है, और वो आपसे दोस्ती बना करके, और आप हमसे दोस्ती बना करके क्या करेगा, या कई लोगों से दोस्ती बना करके क्या करेगा, वो ऐसे लोगों से दोस्ती बनाएगा जो कोई उसको सूचना देने की स्थिति में होंगे, ऐसी महत्वपूर्ण सूचना देने की स्थिति में होंगे जिससे उसका कोई फायदा पहुंचा। अगर ऐसे व्यक्ति से कोई व्यक्ति भारत का उससे संपर्क रखता है, जो विदेशी खुफिया होगा उससे संपर्क रखता है, तो उसको कहते हैं कि इस व्यक्ति का संबंध उससे है और उस पर रोक लगाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो पकड़े जाने पर उसको दंडित किया जाता है, उसकी सजा होती है, तो जेल भी भेजा जाता है। तमाम ऐसे कई घटनाएं हुई हैं। आपको मालूम होगा कि एक आदमी को बेगुनाह फंसा दिया गया था। वो केरल में उसका कहा गया था कि ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट से जानकारी लेकर के और दूसरी जगह पास करता है। वो कोई पुलिस ऑफिसर गुजरात का जिसने उसको कह दिया कि नहीं ये सूचना देता है। बाद में पता चला कि नहीं, वो सूचना नहीं देता था। उससे किसी तरह से अपने जो है पर्सनल स्कोर को सेटल करने के लिए उसको फंसा दिया गया था। तो कई बार ये भी देखना पड़ता है कि कहीं आप अपने व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए किसी भी आदमी को नहीं फंसाते रहे। इसी नाते इसके चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। ये भी देखा जाता है कि कौन शिकायत कर रहा है, उस शिकायत में क्या दम होती है, उसकी इंटरनल जांच की जाती है। उस इंटरनल जांच में अगर सही पाया जाता है तो विदेशी व्यक्ति से उसको अगर पाया गया कि ये व्यक्ति सूचना हमारी अग्रसारित कर रहा है तो उसको दंडित किया जाता है। यही इसका प्रावधान है। पांडे साहब, अब अगला अहम सवाल यह है कि किस तरह की जानकारी भारतीय व्यक्ति विदेशी व्यक्तियों को नहीं दे सकता? कुणाल बाबू, मेन चीज तो देखिए ऐसा है कि कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो संवेदनशील सूचना होती है उसको कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं दे सकता है। संवेदनशील का तात्पर्य क्या है? संवेदनशील का तात्पर्य है कि ऐसी कोई भी सूचना जिससे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और उसकी सुरक्षा पर आंच आती हो, ऐसी सूचना कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं दे सकता है। मान लीजिए कोई ऐसी घटना हुई, बांध बना है, जैसे आपको बताएं कोई बहुत बड़ा बांध बनाया गया, बांध को किस ढंग से कैसे रखा गया है और उस बांध का पानी कहाँ कहाँ जाता है, डैम को कैसे रोका जा सकता है और डैम से कब कब पानी खोला जाता है, इसकी सूचना एक भारतीय व्यक्ति जिसको जानकारी है वो किसी विदेशी व्यक्ति को दे देता है। तो ये इससे हमारी संवेदनशील सूचना को हमारे पास पहुंचा रहा है। इस स्थिति में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस नाते मुख्य बात तो ध्यान में रखने की यही है कि कोई भी संवेदनशील जानकारी तो कोई भारतीय किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं दे सकता है। इसके बाद सर दूसरा सवाल यह भी है कि यूनिफॉर्म के बारे में चर्चा है कि यूनिफॉर्म का अनाधिकृत इस्तेमाल, रिपोर्ट की जालसाजी, इन सब चीजों पर क्या प्रावधान है? आप देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट सर्विस का मेन चीज तो ये भी है, आपको बता दें। हाँ। अब आप देखते होंगे, आए दिन देखते होंगे, जैसे पुलवामा हो गया था या पहलगांव हो गया, ये क्या हुआ है, आपके जो यूनिफॉर्म है वो फौज के मिलिट्री फटीग में आ जाते हैं लोग, और वो क्या करते हैं कि आपके चल रहे तो आदमी जानता है कि फौजी कपड़ा पहने हुए हैं, फौज के लोग हैं, तो निश्चित तौर पर उसको लोग रास्ता दे देते हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग ये होता है कि फौज के कपड़े पहन करके या पुलिस के कपड़े पहन करके कई लोग इस ढंग के सोचते, आप आए दिन देखते होंगे, आजकल तो बहुत फ्रॉड होने लगे। फ्रॉड की स्थिति है कि बहुत फ्रॉड होने लगे हैं कि आपके पास आएंगे, पुलिस का कपड़ा पहन करके आएंगे, आप उनके बीच में कोई अंतर नहीं कर पाएंगे। वो 3 स्टार 2 स्टार
या कई कई तो आईपीएस का भी, अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एक व्यक्ति आईपीएस बनकर घूम रहा था कई कोर्ट में। और ये आपने बताया, हम लोग तो मतलब हम तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, तो कहते थे कि हमारे यहाँ कहते हैं कि नटवर लाल बन जाते थे। नटवर लाल की स्थिति ये थी कि कई बार वो पुलिस का इंस्पेक्टर बन जाता था, कई बार एक्साइज वाला बन जाता था, कई बार कहीं का काम करने वाला। तो आप बताइए कि कोई आदमी पुलिस का वेश धारण करके आ जाए या फौज का वेश धारण करके आ जाए तो ये इसका तो दुरुपयोग होगा ही। आपके कई बार आपके डॉक्यूमेंट जो हैं उसको उन्होंने फर्जरी कर लिया, उसको उन्होंने आपके सामने रख करके और कहीं दूसरी जगह पर रख दे दिया। तो ये सारी चीजों का दुरुपयोग होता है। इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसमें ये प्रावधान बनाया गया है कि इसका आप दुरुपयोग न कर सकें और तुरंत इसकी जांच होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति कैसे। आजकल तो कई जगह पर हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड ऐसे लगा दिए गए हैं कि जैसे लगता है वो पुलिस में काम करने वाले लोग। इन सारी चीजों से बहकावा बना कर दे करके, बहानेबाजी से हमारी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और उसका दुरुपयोग किया जाता है। इसके नाते इसी ऑफिशियल एक्ट में यह दिया गया है कि आप इसका दुरुपयोग न कर सकें, और दुरुपयोग करेंगे तो इसके लिए दंडित होना पड़ेगा। ठीक है सर। अगला अहम सवाल, सेना या पुलिस के साथ साठगांठ करने पर किस तरह का प्रतिबंध है? सेना और पुलिस के साथ दोनों, देखिए पुलिस तो हमारे यहाँ की जो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको ठीक करने के लिए होते हैं। सेना का तात्पर्य है या बीएसएफ का मतलब ये है कि वो आपके बाहरी जो विदेशी लोग हैं, बाहरी लोग हैं, उनसे रक्षा के लिए। जैसे आप मान लीजिए, अभी तो एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बांग्लादेश से आपने देखा होगा कि हजारों की तादाद में जो इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो आ जा रहे थे। अब उनके कैसे आ जा रहे थे? वहां पर बीएसएफ के लोगों से उनकी मिली भगत होती थी। वो जाकर के उनसे बातचीत करते थे और बातचीत करने के बाद वो उनको कहते थे कि तुमको हम 1 बजे रात से या 2 बजे रात से तुमको 1 घंटे के लिए छोड़ देते थे, जितनी संख्या में जाना चाहो आ जाओ। ये कितना नुकसानदेह है। उनको जो व्यक्ति आने दे रहा था बीएसएफ का, वो कुछ हजार रुपए लेता रहा होगा, लेकिन उस कुछ हजार रुपए के लिए पूरे देश को खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए यही आज की स्थिति ये है कि देखिए, जो आतंकवादी आए 3-4 जो अभी इन्होंने पहलगांव में ये अंजाम दिया, निश्चित तौर पर ये बाहर से आए या यहीं के आए, लेकिन वो सूचना तो कहीं न कहीं इनको रही होगी ना कि आप जाओगे तो इस समय जाओगे तो वहां पर आए हुए रहेंगे, उनको मार दो। तो ये पूरा ये 30, 40, 35 लोग जो मारे गए हैं, ये कोई उनका निधन नहीं है, ये पूरी देश की सुरक्षा का एक तरह से आप समझिए उस पर आक्रमण हुआ है। वो उस आक्रमण को देखने के लिए इसको रोका जाना चाहिए किसी भी आधार पर। तो इसीलिए कहा गया है कि फौज के साथ या पुलिस के साथ आप इंटरेक्शन उस सब तक कर सकते हैं जहां तक आपकी जरूरत होगी, उसके अलावा कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और उन सारी चीजों पर खतरा उत्पन्न होने को। काफी इम्पोर्टेंट बात बताई है आपने सर। इसके साथ ही एक अगला सवाल यह भी होता है कि अगर जासूसी का शक है तो फिर सर्च वारंट जारी करने की क्या प्रक्रिया है? हाँ, अगर जासूसी का शक है, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसे हो गए हैं कि राफेल का यहाँ पर या कोई चीज हो रही है या कोई देश का इम्पोर्टेंट चीज है, उसका शक मेरे पास क्या होता है कि बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं तो अपने घर के चपरासी के यहाँ रखवा देते हैं साहब कागज को, या वो अपने पास नहीं रखते, वो किसी दूसरे के पास रखवा देते हैं। आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, आपने अपने पास नहीं रखा, वो रख दिया, मेरे घर में रखवा दिया। तो अगर कोई सूचना वो देगा कि देखिए इसके पास से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रखे गए हैं और उस डॉक्यूमेंट का दुरुपयोग हो सकता है, तो पुलिस के वो मजिस्ट्रेट के यहाँ उसको एक एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। मजिस्ट्रेट उस सर्च वारंट को जारी करता है और सर्च वारंट जारी होने के बाद पुलिस जो है उसकी गिरफ्तारी करती है, उसकी छानबीन करती है, उसका सर्च एंड सीजर उसको कहते हैं, सर्च करेगा और सीज करेगा और उसमें गिरफ्तारी होती है। ये इसकी प्रक्रिया है। फिर उसके बाद मुकदमा चलता है। मुकदमे के दौरान ये देखा जाता है कि तुमने ऐसा काम किया है कि नहीं किया। अगर तुमने ऐसा काम किया है तो तुमको दंड मिलेगा, अन्यथा तुम छोड़ दिए जाओगे। ये स्थिति है, इसकी प्रक्रिया है।
अब सर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये सारी चीज़ों के बारे में तो हमने चर्चा की, फिर यह भी बात है कि कौन सी अदालत जासूसी या इस एक्ट के उल्लंघन पर सुनवाई कर सकता है? ये एक सवाल जो है बार बार कई बार ऐसा रहता है कि जासूसी के मामले को कौन देखता है। अब ये देखने का तो नियम तो ये है कि मान लीजिए साधारण अदालत में चला जाए, लेकिन नहीं, ये जासूसी से संबंधित कामों को देखने के लिए विशेष अदालत होती है। स्पेशल कोर्ट इसके लिए बनाए जाते हैं। कुछ चीजों में स्पेशल कोर्ट बनाए दिए जाते हैं, जैसे मोटर एक्सीडेंट का मामला आ गया तो उसको एमएसीटी कोर्ट बना दिया गया। बहुत ज्यादा मान लीजिए मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला आ गया, उसमें झगड़े इंजर्ड फैमिली, तो उसको फैमिली कोर्ट्स में रख दिया जाता है। इसी तरह से ये जासूसी संबंधित मामले जो होते हैं ये साधारण कोर्ट में आप नहीं रख सकते। इसके लिए अलग से कोर्ट बनाना पड़ता है और उस कोर्ट में ही उसके पूरी तरह से प्रक्रिया, किस ढंग से हम आगे चलेंगे, किस ढंग से नहीं आगे जाएंगे और कौन रोक आएगा, क्या गवाही होगी, कैसे होगा, ये पूरी जानकारी जो है ये स्पेशल कोर्ट इसके लिए बनाया जाता है। उसी को ये अधिकार है कि वो उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करे। क्या दंड दिया जाना चाहिए, कितना दंड दिया जाना चाहिए, वह निर्भर करता है इस व्यक्ति पर कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। ये नाते इसके लिए स्पेशल कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद पांडे साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इन तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।